बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि पीजीसीएल का एग्जाम जो है वो कब तक होगा और पीईएसएल का एग्जाम कब तक होगा। ऑब्वियस सी बात है, दो रिक्रूटमेंट थी, एक पीईएसएल और पीजीसीएल। अब पीईएसएल पहले आया था है ना, उसके बाद हमारा पीजीसीएल आया था। पीईएसएल हमारा सब्सिडरी कंपनी है पीजीसीएल का, तो इसका एग्जाम जो है वो आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है पीईएसएल का, क्योंकि जो इसकी जो गेट पे रिक्रूटमेंट थी वो ऑलमोस्ट चीज़ें खत्म हो चुकी है। तो अब जो है वो डिप्लोमा वालों की बारी है, तो इसका एग्जाम जो है आपको जल्दी देखने को मिलेगा। हो सकता है जनवरी लास्ट तक जो है वो चीज़ें आपको सामने देखने को मिल जाएगी, है ना। इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद आपका है ना पीजीसीएल का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है ना ये मान के चले कि आपका इसका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होगा, तो इतना डिले नहीं होगा, है ना। तो एग्ज़ाम जो है वो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, तो इसकी प्रिपरेशन भी आप जो है वो करते रहें। अब क्या चीज़ें हैं, क्या स्ट्रेटजी है पीजीसीएल के रिगार्डिंग, ये चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। हालांकि चीज़ें उतना कुछ है नहीं, है ना। आपने जो है वो एग्जामिनेशंस पीजीसीएल का भी दिया ही होगा कभी ना कभी, या फिर आपने मल्टीपल एग्जामिनेशंस आप अगर आपने दिया होगा, फेस किया है, और अगर आप इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट हैं तो चीज़ें वही हैं, कुछ नया यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला हूँ, है ना। क्योंकि वही चीज़ें हैं, वही रिपीट हो रही हैं और आगे भी वही रिपीट होगा। बस जो डिफरेंसेस है वो प्रैक्टिस का खेल है। अगर आपने प्रैक्टिस सही से करी है तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली जो है वो हो जाएगा, है ना। क्योंकि जेई ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे आप 6 महीने मैक्सिमम जो है इसका टारगेट है। टारगेट का मतलब हो गया कि 6 महीने अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आप कोई भी जेई का एग्जाम हो आप डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे। बस जो ज़रूरत है वो है सिंसेरिटी की, है ना। तो चलिए हम लोग ना अपने टॉपिक पे आते हैं, हम लोग भटक जाते हैं। तो इसका सिलेबस इस तरीके से है कि दो चीज़ें इसमें है, एक तो हमारा टेक्निकल है, दूसरा नॉन टेक्निकल है। टोटल जो सवाल है वो आपको देखने को मिलेंगे 170 सवाल देखने को मिलेंगे, और इसके लिए जो टाइम है वो आपका ना 2 घंटे है। 2 घंटे का मतलब हो गया कि 120 मिनट जो है वो आपको मिलने वाले हैं। तो आप इससे आप अंदाजा ही लगा ही सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा है, समय कम है, तो लेवल किस तरीके से होगा। हालांकि आपको चीज़ें पता है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका एग्ज़ाम ऑब्वियस सी बात है टीसीएस कंडक्ट करवाता है ना, तो ये चीज़ें भी आपको पहले से पता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि है ना जो इसका लेवल है, यानी कि एक तो चीज़ें ये है कि टेक्निकल के आपको है ना 120 सवाल मिलेंगे और नॉन टेक्निकल के 50। तो हम लोग सबसे पहले जो बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हमारा है कि इसमें जो नेगेटिव है वो आपका 1/4 नेगेटिव है, और इसमें कुछ सेक्शनल कट ऑफ है ना। सेक्शनल कट ऑफ हो गया कि मतलब इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे तभी आपका रिजल्ट जो है वो होगा। तो क्या है चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देख सकते हैं कि 36 नंबर जो है वो आपको टेक्निकल में लाने होंगे, और जो नॉन टेक की बात हो गई वो 15 नंबर जो है वो आपको नॉन टेक्निकल में लाना होगा, तभी जाके आपका जो रिजल्ट है वो बनेगा, है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि है ना हम लोग 15 नंबर भी जो है वो स्कोर नहीं कर पाते हैं 50 नंबर में, और बाकी हम लोग है ना इधर टेक्निकल में जो 120 है, यहाँ से अगर हम लोग 100 नंबर भी ले आए या फिर 110 भी ले आए तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा, क्या कि नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरत है कि नॉन टेक्निकल का जो सेक्शनल कट ऑफ है उसको अब भी आप क्लियर करें, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें, है ना, कि नॉन टेक्निकल में हर हालत में जो है वो 15 नंबर स्कोर करना ही करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप सभी के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नॉन टेक्निकल का वेटेज देखेंगे तो आपको जीके दिखेगा जो कि 15 नंबर का है ना। फिर है एप्टीट्यूड जो कि 15 नंबर का ही है, रीजनिंग आपका 10 नंबर का है, और इंग्लिश आपका 10 नंबर का है। तो टोटल 50 नंबर का वेटेज इस तरीके से है। अब हम लोग बात करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहली चीज़ है हमारा है ना जीके पे। तो जीके का कहानी इस तरीके से है कि है ना इसमें जो चीज़ें हैं वो ये है कि इस पे आर्टिकल से सवाल जो है वो एक दो आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, और कुछ जो चीज़ें हैं जो हाईलाइटेड हैं उनको आपको याद करने की ज़रूरत है, जिसमें से आर्टिकल है हमारा। तो आर्टिकल अगर आप एक बार याद कर लेंगे ना, तो अब रिसेंट में जो भी एग्जामिनेशंस होंगे उनसे एक आध सवाल जो है वो बन ही जाता है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने भी एग्जामिनेशंस दिए हैं तो आपको भी चीज़ें आइडिया लग जाती है कि एक आध दो सवाल तो इससे रहते ही रहते हैं। तो एक तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ है आपको ना स्टैटिक पे जो है वो काम करने की ज़रूरत है। इसमें स्टैटिक पे काम करो, और रिसेंट में जो करंट अफेयर वगैरह है, जो न्यूज़ेज़ में करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे, जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, तो जो इनका पैटर्न है वो इसी तरीके से है कि आपको करंट अफेयर के भी एक दो सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। तो स्टैटिक है ना, स्टैटिक के साथ जो करंट अफेयर वाला सीन है ये, और थोड़े बहुत आर्टिकल्स आप देख सकते हो, चीज़ें ज़रूरत है ना, एक आध सवाल आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। कुछ हो सकता है स्टैटिक में हमारा नेशनल पार्क पूछ ले, करेंसी पूछ ले, है ना, या फिर कुछ हमारा माउंटेन वगैरह के बारे में पूछ ले, तो इस तरीके के सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं। तो हालांकि अभी आपने आरआरबी का प्रिपरेशन करा होगा तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है ना, तो चीज़ें ऑलरेडी आपकी कवर होंगी। दूसरी चीज़ है एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड जो है वो 15 नंबर का रहने वाला है। अब इसका एप्टीट्यूड का लेवल जो है वो ये डिपेंड करता है कि हर साल इसका जो लेवल है वो अलग ही आता है। अलग कहने का मतलब हुआ, कभी इसका मन हुआ तो लेवल आपका इजी भी देखने को मिल सकता है, कभी इसका जो मन हुआ तो आपको जो है ना थोड़ा जो है वो मीडियम लेवल का भी देखने को मिलेगा, कभी कभी तो यार ये सीजे लेवल का भी जो है वो आपसे पूछ लेते हैं एप्टीट्यूड, है ना। तो एप्टीट्यूड के लिए मेरे हिसाब से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इसके पीवाईक्यूज़ लगा जाइए बस, और कुछ मत करिए एप्टीट्यूड के लिए। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है एप्टीट्यूड में, सिर्फ पीवाईक्यूज़ लगाओ एप्टीट्यूड के लिए और कुछ भी मत करो, ठीक है।
उसके बाद रीजनिंग है। रीजनिंग में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह जो है वो देख के जाओ, क्योंकि रिसेंट का ट्रेंड जो है वो इसी तरीके से चल रहा है। एक तो सिटिंग अरेंजमेंट, दूसरा हमारा जो है वो सिलॉक्स है ना, सिलोलिज्म है। तो ये सिलॉक्स देख के जाओ और सिटिंग अरेंजमेंट के थोड़े सवाल देख के जाना, ये एक दो चीज़ें करके जाना, बाकी चीज़ें अपने आप जो है वो हो जाएंगी। फिर जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश में कहानी जो है वो ज़्यादा कुछ है नहीं इंग्लिश में, अगर आप ना भी पढ़ के जाओ फिर भी जो है वो कुछ कुछ चीज़ें कर ही लोगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमारा साइनो और एंटो है ना। साइनो और एंटो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, चाहे आप इसका एग्जाम दे या सेल का एग्जामिनेशन दे। तो जहाँ पे भी इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट रहता है वहाँ पे साइनो एंटो के सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इसको कैसे कवर करना है, तो इसके लिए वही सवाल है, फिर से वही कहानी है कि ये जो PYQs हैं ना, अब PYQs देखें, उसमें जितने भी साइनो और एंटो हैं उसको आज से जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर आप आज से भी जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसको देखना स्टार्ट करेंगे, रीड करेंगे, तो चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आप जो है वो सारे के सारे जो है वो PYQs के जो साइनो है एंटो हैं उनको आप कवर कर जाओगे। या फिर अगर आपको कोई चैनल वगैरह अच्छा लगता है तो वहाँ जाके भी आप चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो साइनो और एंटो है आज से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। बाकी इसके अलावा भी चीज़ें आती हैं, जैसे आर्टिकल वगैरह से सवाल आएंगे, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो आप डेफिनेटली वो ऐसे ही आप जो है वो उसका सॉल्यूशन कर दोगे। तो इस तरीके से जो है वो नॉन टेक का सेक्शन का वेटेज है 50 नंबर का। कोशिश करना है कि 50 मतलब 15+ तो हर हालत में लाना ही लाना है, बट जो एक टारगेट रखना है 50 में कम से कम वो 25 से 30 नंबर का टारगेट जो है वो करके चलना है यहाँ से। तो अगर आप इतनी चीज़ें करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 25 से 30 नंबर अगर आप ले आओगे तो डेट विल बी वेरी गुड मार्क्स, है ना, वेरी वेरी गुड मार्क्स। अगर 25-30 नहीं भी आ रहे हैं तो कम से कम 15 तो हर हालत में लाने ही लाने हैं ना, तो 20 से 25 नंबर तो हर हालत में लाने ही होंगे। तो ये नॉन टेक की बात होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल में जो सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिलता है PG सेल में, वो आपका मिलता है मशीन से। अब मशीन का वेटेज जो है आप जानते ही हैं, मशीन में क्या क्या चीज़ें हैं। DC है, ट्रांसफार्मर है, इंडक्शन मशीन है, सिंक्रोनस है, स्पेशल मशीन है ना, स्पेशल मशीन है। तो इन 4-5 टॉपिक से जो है वो सवाल जो है वो बनते हैं। अब इस 5 में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है वो हमारा सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस के जितने भी ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं, सवाल वगैरह हैं, उनको आप लगा जाइए। थोड़े न्यूमेरिकल्स यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपके लिए ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव होंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ इस एग्जामिनेशंस में नहीं, चाहे PG सेल हो या फिर PG सेल है या फिर आपका SSC JEE हो गया या फिर अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशंस है, अगर आप MP PG सेल की बात करें या फिर अदर एग्जामिनेशंस को भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सिंक्रोनस से सवाल आते हैं, वही सवाल आते हैं, कुछ नया नहीं आता है ना, कि M बीटा का जो वैल्यू हो वो निकालने के लिए। तो यही सब सवाल आते हैं ना, थोड़े हार्मोनिक से सवाल आते हैं। तो आपको अगर आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए है ना कवर हो जाएंगी चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ना स्पेशल मशीन लिखा हुआ है। स्पेशल मशीन से बहुत सारे सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी JEE की बात होती है वहाँ पे स्पेशल मशीन से सवाल आते ही आते हैं। तो आपको है ना इस जो हमारा मशीन का जो टॉपिक है ना, तो मशीन में आपको स्पेशल मशीन जो है वो अच्छे से कवर करने हैं। इसके जितने ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं आप लगाइए, उसको यूथ से लगाइए, या फिर आप रिसेंट के जो एग्जामिनेशंस के पेपर हुए हैं आप उनको भी लगा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत है मशीन्स में, है ना। तो मशीन में सिंक्रोनस जो है वो मस्ट है, इसको करना है, स्पेशल मशीन करना है। साथ में आपको क्या करना है कि ट्रांसफार्मर के बेसिक सवाल जो है वो लगाने हैं। तो ये 3 चीज़ें करेंगे तो हो जाएगा आपका काम। बाकी DC में चीज़ें आसान आती है, कुछ कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आप याद रखेंगे तो आपका काम जो है वो मशीन में हो जाएगा। वो सेकंड जो चीज़ है वो हमारा पावर सिस्टम है ना। और पावर सिस्टम में हमारा जनरेशन है, ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें जो ज़्यादा वेटेज है वो जनरेशन का ज़्यादा वेटेज देखने को मिलता है इन कंपैरिजन हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन में हमारा इसके जो सवाल आते हैं, जैसे लोड फैक्टर क्या होता है ना, लोड फैक्टर क्या होता है या फिर डिमांड फैक्टर क्या होता है, तो इसके जो फार्मूलाज हैं उनसे सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं। और साथ में जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा जनरेशन में जो प्लांट्स हैं हमारा, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या फिर हाइड्रो पावर प्लांट हो या स्टैंड बाय जो प्लांट्स हैं, तो उनसे सवाल जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं ना। तो इन प्लांट्स में जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के जो सवाल हैं वो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो जो रिन्यूएबल वाला पार्ट है तो इसको जो है वो
स्किप नहीं करना है ना, तो इसको जो है वो चीज़ें करके जाना है ना। तो जनरेशन में ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। बाकी फिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कहानी इस तरीके से है कि जो ट्रांसमिशन वाला पार्ट है, तो ट्रांसमिशन वाले पार्ट में मेनली हमारा इंसुलेटर वगैरह से सवाल जो है वो आपको देखने को मिलते हैं ना। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो सर्विस मेंस वगैरह हो गए है ना, तो किस तरीके से 3 फेज 4 वायर का जो सिस्टम है किस तरीके से चलता है, तो वो देखने की ज़रूरत है। तो इससे सवाल जो है आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो हमारा नेटवर्क है। तो नेटवर्क में जो है वो चीज़ें हैं वो एक तो मैग्नेटिक सर्किट इसमें इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसमें कुछ सवाल देखने को मिलेंगे, जैसे कि बेसिक बेसिक सवाल रहते हैं कि कोई सर्किट डायग्राम वगैरह दे दिया जाएगा, अब पूछेगा कि लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है। इससे सवाल जो है वो हर साल देखने को मिलते हैं और ये ऐसे सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में, जैसे एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है ना, यूनिलेटरल क्या होता है, बायलैटरल क्या होता है। तो इससे सवाल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ सवाल आपको है ना सर्किट सॉल्व करने के लिए दे दिया जाएगा, आसान सा सवाल रहेगा ना, आर इक्विवेलेंट वगैरह निकालने के लिए आपको रहेगा। स्टार डेल्टा से सवाल आते हैं, तो इस तरीके के सवाल सर्किट में देखने को मिलेंगे। मैग्नेटिक सर्किट मैंने ऑलरेडी जो है वो चीज़ें बता दी है ना, कि मैग्नेटिक सर्किट से भी सवाल जो है आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्मल से एक फार्मूला याद रखना है, एल बराबर है ना म्यू स्क्वायर ए एल बाय ना करके, तो ये जो फार्मूला है इसको याद रखना है। तो इससे सवाल जो है मोस्टली बन जाते हैं। कुछ थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं, वही थेवेनिन नॉर्टन वगैरह है, वही चीज़ें यहाँ पे आपको आएंगी, है ना। तो ये चीज़ें जो है वो सर्किट्स में चीज़ें होती है। रेजोनेंस वगैरह के भी एक आध सवाल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, बट वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, आप उसको कर लेंगे। मेजरमेंट है, मेजरमेंट का कहानी जो है हमारा इस तरीके से है कि यहाँ पे आपको पूछेगा, वो कुछ डेफिनेशंस वगैरह पूछते हैं यहाँ पे वो आपसे, कि जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह है ना, तो वो किस पे काम करता है, चाहे वो एसी हो डीसी हो, इस पे सवाल बनते हैं। इस पे इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक हमारा सीआरओ है। तो सीआरओ से हर साल जो है वो सवाल देखने को मिलता है। तो इस बार भी जो है वो आपको सीआरओ पढ़ के ही जाना है। और सीआरओ से एक आध न्यूमेरिकल भी बनते हैं ना, ऐसे घेर के बनाते हैं कितने डिग्री एंगल पे होगा, तो ये चीज़ें करके जाना आप लोग, है ना। तो सीआरओ पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है, सीआरओ आपके लिए, है ना, इस एग्जामिनेशंस के लिए। तो एक सीआरओ हो गया, बाकी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, पावर फैक्टर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होंगे, थोड़े ट्रांसड्यूसर के बेसिक जो है वो करके जाना है ना। बेसिक का मतलब हो गया कि ये नहीं कि पूरा पढ़ ही लगना, बेसिक का मतलब बेसिक ही होता है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें टर्म पढ़ के जाएंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। इसमें पावर फैक्टर का एक जो फार्मूला वगैरह होता है ना, टेन थीटा करके जो फार्मूला होता है, W1 माइनस W2 करके, तो वो फार्मूला भी याद रखना, उसे एक न्यूमेरिकल वगैरह बन सकते हैं। एक जो फेमस क्वेश्चन है हमारा, है ना, मेजरमेंट में, वो ये है कि वो पूछते हैं हमारा ना रीडिंग के बारे में, कि पावर फैक्टर अगर 0.5 है तो रीडिंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो ये देख लेना है ना, इससे सवाल जो है वो आते हैं। फिर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बेसिक चीज़ें करके जानी है। वो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि अब एन टाइप क्या होता है, फर्मी लेवल क्या होता है, जेनर डायोड क्या होता है। तो डायोड्स जो है वो थोड़े पढ़ के जाना है, डायोड्स पढ़ के जाना है। इसमें डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, कि डेटा बेस्ड क्वेश्चन है कि ये पूछ सकते हैं कट इन वोल्टेज क्या वगैरह क्या होता है। एक आध न्यूमेरिकल जनरल डायोड से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है, ट्रांजिस्टर और फेट के जो कैरेक्टरिस्टिक वगैरह होते हैं ना, एक्टिव रीजन का, है ना, कट ऑफ रीजन का, सैचुरेशन रीजन का, तो जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो याद रखना है। और थोड़े कंपैरिजन आपको याद रखने होंगे दोनों में, क्या क्या कंपैरिजन से है, इसमें क्या चीज़ें नहीं है, इसमें क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा जब आप एग्जामिनेशंस देंगे। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो हमारा डिजिटल है। तो डिजिटल में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ के जाना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ के जाना है, और कुछ भी डिजिटल में नहीं करना है। सवाल आपको 1s 2s कॉम्प्लीमेंट से देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें हैं हमारा कंट्रोल सिस्टम है। तो कंट्रोल सिस्टम के लिए आपको, है ना, इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कंट्रोल सिस्टम में। एक तो कंट्रोल सिस्टम में आपको लैपलास जो है वो पढ़ के जाना है। लैपलास के बेसिक सवाल आते हैं कि जैसे कि, है ना, 1/s है तो इसका क्या लैपलास होगा, या e⁻⁻80 है तो इसको किस तरीके से तोड़ेंगे। तो इस तरीके से सवाल जो है आपको लैपलास से एक सवाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको, है ना, ट्रांजिएंट पढ़ के जाना है। ट्रांजिएंट में जो जो बेसिक टर्म्स है, या फिर जो जो छोटे छोटे फार्मूलाज वगैरह हैं उनको पढ़ के जाना है। एरर वगैरह पढ़ के जाना है, KP हो गया, KV हो गया, KA हो गया। तो ये जो इसके फार्मूलाज वगैरह है इसको देख के जाना है ना। तो इस पर जो है वो एक आध न्यूमेरिकल वगैरह भी हो सकता है, या थ्योरेटिकल सवाल भी वो पूछते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसका, है ना, डेफिनेशंस वगैरह, चाहे ओपन लूप हो, क्लोज लूप हो, उसके एग्जांपल्स वगैरह जो है वो याद करके जाने, उससे सवाल जो है वो बन जाते हैं। इसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको नहीं पढ़ना है ना, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो टाइम रिस्पॉन्स जो है वो पढ़ के जाना है। तो इतनी चीज़ें जो है वो कंट्रोल सिस्टम में करना है। उसके बाद हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, आपको बस क्या करना है, PYQs करने हैं।
आपको PYQs करने हैं, और अगर आपके पास समय है, अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप SCR कर सकते हैं। SCR कर सकते हैं। SCR में बेसिक टर्म्स जो है उनको देखने की ज़रूरत है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो हमारा है कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इसमें जो कुछ कुछ चीज़ों का वो फिगर पूछ लेते हैं, फिगर डायग्राम जैसे कि वो कोई एक फिगर दे देंगे, चाहे चॉपर का हो, है ना, चॉपर का फिगर दे देंगे, या क्लास सी, क्लास डी, किसी का भी एक फिगर आपको दे देंगे मान के चले। अब वो कहेंगे कि ये फिगर किस चीज़ का है। तो ये चीज़ें आपको है ना ध्यान में रखना होगा कि आप जो चीज़ें पढ़ें उसका डायग्राम वगैरह जो है वो सही से देखें। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से मोस्टली जो चीज़ें देखने को मिलती है कि इसका डायग्राम जो है वो डायरेक्टली दे देंगे और पूछ लेते हैं कि ये किस चीज़ का डायग्राम है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में वो चीज़ें करते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब जो चीज़ें हैं वो हमारा UEE और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, जितने PYQs हैं वो सारे के सारे लगा जाओ, और रिसेंट SSC JEE के जो भी PYQs हैं वो सारे लगा जाओ, आपका काम जो है वो हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है वो UEE एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में करने की ज़रूरत है। लास्ट जो चीज़ है वो हमारा PLC और माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर और PLC के लिए आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि किसी किसी साल में जो है वो इससे सवाल आ भी जाते हैं, किसी किसी साल में इसके सवाल नहीं भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो है वो टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आपका मन है, आपके पास टाइम है ऑलरेडी, तो आप UPPCL और इसके जो PYQs हैं वो चीज़ें कर लो, आप उससे आपका काम जो है वो हो जाएगा। ज़्यादा टफ चीज़ें इसमें नहीं आती, बेसिक्स से सवाल आते हैं, है ना। अगर आपने एक बार भी अगर आप इसके नोट्स उठा के पढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। जैसे कि ये पूछ लेते हैं कि अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर की बात करूँ तो पूछेंगे कि जो हमारा 8085 है वो कितने बिट का होता है, या फिर उसका साइज़ क्या होता है, रैम क्या है, उसमें कितने पिन होते हैं, कौन से पिन का काम क्या होता है। तो ऐसे ऐसे सवाल जो है वो रहते हैं। या फिर ये पूछ लेंगे कि ये हमारा है ना, या चाहे वो स्टैक पॉइंटर वगैरह पूछ सकते हैं, प्रोग्राम काउंटर वगैरह पूछ लेते। तो बेसिक बेसिक टर्म होते हैं, अगर आप उसको एक बार रिवाइज करोगे या देखोगे या फिर इसके PYQs भी एनालिसिस करोगे तो चीज़ें आपके लिए इफेक्टिव होंगी और आप चीज़ों को कर सकते हो। बेस्ट थिंग यही होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, या फिर यही एग्जाम की बात करें तो वो वही है कि क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट, है ना, क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट यही इफेक्टिव होती है। सिलेबस कवर करने से आप अगर आप करने जाएंगे तो आपको समय जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यही बेस्ट है कि आप क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट जो है फोकस करें, और ये एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। चीज़ें बस सिंपल सी हैं, चीज़ें आपको पॉलिटी चीज़ें पता है, ज़रूरत है बस वो है प्रैक्टिस की और अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। एग्जामिनेशन हॉल में आप जैसा परफॉर्म करेंगे वो वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा। तो ज़रूरत है कि उस दिन जो है वो आप रिलैक्स होकर जाए, कूल काम एकदम मस्त तरीके से, है ना। तो ये छोटी सी अपडेट थी PGCL की तरफ से, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं ना।